Hello students, this is the first video lecture of chapter 13 Direct and Inverse Proportion, class 8th Max. So in this video lecture we are basically going to talk about proportions, how one quantity is dependent on other quantity. Okay, regarding these you have already studied in class 6th, है ना. You have studied concept regarding ratio and proportion. So from class 6th and 7th and now in 8th, this concept is going to extend. Okay, so the thing they are trying to explain in the introduction portion says is that change in one quantity leads to change in the other quantity. What does it mean? Let us check with the examples. So in examples, if you see, if the number of articles purchased increases, the total cost also increases, है ना. जितने ज़्यादा हम आर्टिकल्स लेंगे, कुछ भी आर्टिकल्स मतलब कोई भी सब्सटेंस या कोई चीज़ ली, तो अगर मैं एक चीज़ लेती हूँ तो समझो मुझे एक्स कॉस्ट उसका देना पड़ता है. तो मान लो अगर मैं दो चीज़ लेती हूँ है तो उसका कॉस्ट डबल हो जाएगा. कॉस्ट आई हैव टू पे इज 2x. ओके, so if the number of article purchased increases, the cost increases. Now let us correlate this example with this statement कि अगर एक जो क्वांटिटी है उसमें चेंज लाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आता है ना. जैसे अगर हमने आर्टिकल्स के नंबर बढ़ाए तो कॉस्ट भी बढ़ गया, है ना. सो दिस इज दैट change in one quantity leads to change in other quantity. We see another example which says for a given job, more the number of workers, less will be the time taken to complete the work. Obviously अगर मैं number of workers बढ़ा देती हूँ एक काम करने के लिए तो कम समय में ज़्यादा काम होगा, है ना. अगर मैं number of workers बढ़ाती हूँ तो क्या होगा, कम समय में ज़्यादा काम होगा. मतलब क्या कि नंबर ऑफ वर्कर्स में चेंज कर रही हूँ तो टाइम चेंज हो रहा है. अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर अ गिवन जॉब, ठीक है, एक कोई काम करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स में कम कर देती हूँ तो क्या होगा, जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा वो काम खत्म करने में, है ना. दैट मीन्स व्हाट कि चेंज इन वन क्वांटिटी, अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स चेंज करती हूँ सो जो दूसरी क्वांटिटी दैट इज टाइम वुड ऑल्सो चेंज. ओके, अकॉर्डिंगली कि कैसे मैं पहली क्वांटिटी को चेंज कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, कम कर रही हूँ, सो अकॉर्डिंगली सेकेंड क्वांटिटी उस हिसाब से चेंज होगी. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग. We move down to the first concept of this chapter which says direct proportion. Okay, so direct proportion is easy to understand, which says that suppose they have given the example, if the cost of 1 kg of sugar is rupees 36, then what would be the cost of 3 kg sugar. तो ये तो बहुत सिंपल है, हम इसमें यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, है ना. बट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्ट प्रपोर्शन व्हाट वी कैन डू इज कि हमें पता है, हमें क्या पता है कि 1 kg शुगर का कॉस्ट कितना है, ₹36. ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि 3 kg शुगर का कितना मुझे कॉस्ट देना पड़ेगा. ओके, ये मुझे ये पूछ रहे. तो हमें पता है, देखो अभी मैंने शुगर का क्वांटिटी कितना किया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया शुगर का क्वांटिटी. तो तुम कॉस्ट देखो, अगर 1 kg का 36 है, ओके, तो 3 kg का कॉस्ट कितना होगा. यू वुड बी मल्टीप्लाइंग सिंपली 36 into 3. The answer you would be getting is 108. So rupees 108 is the cost of 3 kg sugar. Okay, so if you see
this, you know 108 divide by 36, that would be again 3. समझ रहे हो ना? तो मतलब क्या कि अगर मैंने 3 टाइम्स शुगर का क्वांटिटी बढ़ाया तो 3 टाइम्स कॉस्ट इंक्रीज हो गया, 3 टाइम कॉस्ट इंक्रीज हो गया. समझ आया? सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कह रहा है कि अ कार यूजेस 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर. हाउ फार विल इट ट्रैवल यूजिंग 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. ओके, तो 4 लीटर ऑफ पेट्रोल ओके बर्न करके कितना किलोमीटर कवर करते हैं? 60 किलोमीटर. ओके, तो अब 12 लीटर ऑफ पेट्रोल अगर बर्न करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? तो तुम देखो, पेट्रोल कंज्यूम्ड इज 3 टाइम्स बिकॉज 4 3s are 12. तो 3 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोल लिया. सो डिस्टेंस वुड बी ऑल्सो 3 टाइम्स मोर कवर्ड. That is, here the answer would be what? The answer would be 180 kilometer. You can check by unitary method. देखो कि अगर 4 लीटर के लिए 60 है तो 12 लीटर के लिए कितना? तो हम क्या करेंगे? 12 multiplied by 60 divide by 4. Okay, so 4 1s are 3s are 3 into 60, that is nothing but 180. Okay, so this is how 180 kilometer. So the thing I want to say is direct proportion. That means जितना तुम ना पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ाओगे उतना डिस्टेंस कवर्ड वुड बी इंक्रीज्ड, उतना टाइम्स डिस्टेंस कवर्ड वुड बी इंक्रीज्ड. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे तुम देखो कि कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल लेट्स से x लीटर्स है एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जितना पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? सो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रैवल लेट्स सपोज y किलोमीटर. सो दे हैव प्रोवाइडेड अस विथ अ टेबल वेयर कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड corresponding distance covered in kilometer. They have given different values. They have given 2 values कि भाई 4 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करने पर 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है. ओके, 12 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करने पर 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है. तो तुम बताओ अगर 8 लीटर पेट्रोल है तो कितना डिस्टेंस कवर होगा बाय कंज्यूमिंग 8 लीटर. ओके, सो सिंपल एज वी जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है. हमें पता है कि 4 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करने पर 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है. सो वी आर आस्क्ड फॉर 8 लीटर. ओके, सो 8 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करने पर कितना किलोमीटर होगा, है ना? तो यहाँ पे तुम देखो तो इट इज 2 टाइम्स, है ना? 2 टाइम्स ज़्यादा हम पेट्रोल कंज्यूम करें तो डिस्टेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. दैट वुड बी 120. नाउ यू हैव टू चेक. सी 8 into 60 by 4. सो 4 1s are 2s are 60, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर. सिमिलरली अगर 15 लीटर पेट्रोल जैसे 4 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करने पर 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है. सो दे आर आस्किंग फॉर 15 लीटर अगर पेट्रोल कंज्यूम किया तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, है ना? ऐसा पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर होगा. सो यू चेक इट आउट कि 15 ओके इंटू 60 बाय 4. ओके, सो कुछ डायरेक्ट कट होगा तो तुम ऐसे करो 2 2s are 2 3s are 2 1s are 15s are. ओके, आर यू गेटिंग?
So the answer would be 225. Okay, so 225 kilometer. So here, for consuming 15 liter of petrol, 225 kilometer distance is covered. Similarly, you can calculate for 20 and 25. Now see, always, it is not compulsory to take this parameter. You can also take this. You know this, that for 8 liter, okay, 120 kilometer is covered. है ना, for consuming 8 liter petrol, 120 kilometer distance is covered. Okay, so to find for 20 liter, you can also do like this: 20 multiplied by 120 divided by 8. Simple unitary method. Yes, so it is okay. So here 4 2s are 4 5s are okay, 2 1s are 2 6s are okay, so 300 kilometer. So here you would be filling 300 kilometer. Okay, similarly, if you do for since you are knowing for 20 liter of petrol, 300 kilometer is covered. So for 25 liter of petrol, how much distance is covered? So 25 multiplied by 300 divided by 20. Okay, so ये 0 से 0 गया, 2 1s are 15s are okay, and if you multiply 15 into 25, okay, so what answer you be getting? What answer you would be getting here? 15 into 25 if we multiply. Okay, so 5 5s are 25, 5 2s are 10, 12, 0, okay, 5 7 3, so 375 kilometer. So for consuming 25 liter of petrol, 375 kilometer distance is covered. Okay, now what else? We finished completing, or we filled the table blanks given in the table which were provided in textbook. Now if you observe carefully, the ratio of x by y does not change. It remains constant. Okay, so let us do x by y. So we had table, okay, wherein if you see the table, okay, if you see the table here, this is the x and y, okay, petrol and distance. So if you take the ratio of x and y, see 4 okay by 60, 4 by 60. So what would be the answer? 4 1s are 4 15s are 60. 1 by 15 हुआ. Similarly, if you do for 8, okay, 8 by 120, okay, so again 4 2s are 4 3s are 2 by 30, which would be further 2 1s are 15s are, so 1 by 15. If you observe carefully, always when you divide x by y, again if you take 12, okay, by 180, again 2 6s are 9s are okay, and here 3 2s are 3 3s are, again 2 by 30, 2 1s are 2 15s are, so 1 by 15. Again you observe next 15, okay, by 225. We know the square of 15 is 225, so 15 1s are 15 15s are, so again 1 by 15. Okay, next you see this 20 by 300, 0 से 0 गया, 2 1s are 2 15s are, again 1 by 15 है ना. Next
25 by 375. Let us start with the table of 5. 5 5s are, if we do this, so 5 7s are 35, 5 5s are 25. Okay, and we know 5 1s are 5 15s are 75. So 1 by 15. So if you observe carefully, whenever we did x by y, 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 we always get 1 by 15. We always get 1 by 15. है ना? So this is, here from here what we can conclude is that the ratio x by y does not change. It remains constant. And let's suppose this constant, here in this case the constant was 1. Okay, the constant was 1 by 15. है ना? So जो constant है 1 by 15 is suppose k. Let us take the k. So when if you get the constant k every time when you divide x by y, if you get the constant k, then you can say that x and y are in direct proportion. Okay, always when you divide x by y, okay, and if you get a constant number, then you can say that x and y are in direct proportion, and you can write them as x1 by y1 is equal to x2 by y2. Here if you see, ठीक है, वो हमने जो टेबल बनाया था तो उसमें x y 4 60 है ना, और क्या था 8 120 एंड सो ऑन. अगर हम सिर्फ इनको देखें, सपोज दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. ओके, so if you 4 divide by 60, can I say it is equal to 8 by 120? That means x1 by y1 is equal to x2 by y2. Can I say like this? Yes, of course, because 4 divided by 60, when you simplify this, you would be getting 1 by 15, and 8 divided by 120, when you simplify this, you would be ultimately getting 1 by 15. समझ आ रहा है? So we can say that x1 by y1 is equal to x2 by y2. Since they are, this relation is followed, we can say that x and y are in direct proportion. Okay, so if you observe here, they have provided us, try these. Okay, so we have to observe these 3 tables and we have to check whether the value of x and y in these 3 cases, whether these two are in direct proportion with each other or not. So for this we have to divide, we have to do the division. Okay, so if you take x by y, okay, how तुम कैसे पता लगाओगे कि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं? तो उनकी जो वैल्यूज दी हैं, अगर उनको तुम x by y को डिवाइड करते हो, तुम्हारे पास आंसर आता है. जैसे यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 40, द आंसर अल्टीमेटली वुड बी 1 by 2. चेक, है ना? ऐसे ही 17 डिवाइडेड बाय 34, ऐसा करोगे तो क्या होगा? You would be seeing ultimately you would be getting what? 1 by 2. ठीक है, 17 2s are 34, है ना? ऐसे ही 14 डिवाइड बाय 28 करोगे तो भी तुम्हें 1 by 2 मिलेगा. 11 डिवाइड बाय 22 करोगे तो भी 1 by 2. 8 by 16 करोगे 1 by 2. 5 by 10 करोगे 1 by 2. 2 by 4 करोगे 1 by 2. See, whenever you are getting these constants same, है ना, this is constant, बार बार लगातार तुम्हें x by y की वैल्यू क्या मिल रही है? सेम. 1 by 2, this is k which is same, है ना, this is k and this k is same for all this thing. That means now we can say that x and y are in direct proportion. If you see the second one, okay, here it says 6 by 4, तो 2 3s are 2 2s are 8 by 10, or else you can, I'm extremely sorry, 10 divided by 8, तो ये क्या हो जाएगा? 2 4s are 2 5s are. बस, आगे नहीं हो सकता. You do this,
2 7 जा 2 6 जा, है ना. If you do this, 2 9 जा and 2 8 जा. If you do this, 2 11 जा 2 10 जा. If you do this, okay, 2 13 जा 2 12 जा. If you do this, 2 15 जा and 2 14 जा 28. I simply try to divide these and get a simplified form. If you check this, all these are different. You are not getting the constant value. So from this you can say that x and y are not in direct proportion. X and y are not in direct proportion. Okay, similarly if you see here, 5 by 15. So 5 1 जा 5 3 जा. 8 by 24. 8 1 जा 8 3 जा. 12 by 36. 12 1 जा 12 3 जा 36. 15 by 60. 15 1 जा 15 3 जा 60. 18 1 जा 18 3 जा 72. Is it so? Yes. Is it so? You check it out. Okay. And so it would be 1 by 4 instead of 1 by 3. ऐसा नहीं कि सीक्वेंस बैठ रहा है तो कुछ भी कर देने का, है ना. It is 1 by 4 here. And if you observe this, it would be 1 by 5. So if you observe here, in the initial 4, if we see, it was constant. But for the last 2, the consistency break, है ना, वो टूट गई, है ना. यहाँ पे 1 by 3 1 by 3 1 by 3 1 by 3, लेकिन यहाँ पे हो गया 1 by 4, यहाँ पे हो गया 1 by 5. कांस्टेंट नहीं है. So that means for these values we can say that x by y, okay, is यहाँ x and y are in direct proportion. But if we have to consider all these values, then we would be saying that x and y are not in direct proportion. Clear? So this was about try these. Now the second question which is provided in try these is that you have been given principal ₹1000 and the rate is 8% per annum. You have to fill the table and find which type of interest changes in direct proportion with time period. So suppose time period is x, this is y, this is y. तो अभी हमें देखना है कि कौन सा y, simple interest कि compound interest are in proportion with time period. Okay, so we have to check this. So again we have been given the formula for simple interest, that is for simple interest, for calculating simple interest, what is the formula? It is P into R into T by 1000. Simple interest calculation is simple, formula is also simple. ठीक है, तो 1000 होगा ना. If you are nodding your head, then you please take care that it is by 100. So the formula is simple, that is P into R into T by 100. So this is the formula for simple interest. Okay, so for calculating simple interest we are given, okay, for 1 year. So if you want to calculate for 1 year, the simple interest would be P, that is 1000. Okay, R, that is 8. Time is given 1 divided by 100. So 2 0 से 2 0 cut, it would be 80. Let us fill the table. It is 80 rupees 80. Okay, this is simple interest. Again, if we take for 2 years, if we have to calculate simple interest for 2 years, then again principal is 1000 into R. R is given 8% per annum into T. What is T? 2 years. We have taken time period as 2 years divided by 100. So 2 0 से 2 0 cut. 8 2 जा 16 into 10 160. So rupees 160. If you fill the table, so for 2 years the simple interest would be rupees 160. If we take for 3 years, again principal is 1000
Okay, rate is 8 and year is 3 years, for 3 years divided by 100. Okay, so 2 0 से 2 0 cut, 8 3s are 24 into 10, that is 240. So rupees 240, rupees 240. Now let us check for compound interest. Okay, let us check for compound interest. So for compound interest, the formula which you have been provided is the principal, okay, into 1 plus r by 100, okay, and it is time period minus principal. So this formula you have to follow for calculating the compound interest. Okay, so now if we calculate compound interest, तो प्रिंसिपल हमें दिया है 1000, ठीक है. अभी हम किसके लिए करें, 1 ईयर के लिए, है ना. सो हमें 1000 प्रिंसिपल दिया है, 1 प्लस रेट हमें क्या दिया है 8 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम हमें क्या दिया है 1 ईयर, तो ये 1 रेस टू 1 माइनस अगेन प्रिंसिपल क्या है 1000. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो दैट इक्वल्स टू 1000 into 108 by 100 minus 1000. Anything raised to 1 is the number itself, है ना. So अब ये 2 0 से ये 2 0 कट, तो ये क्या हो जाएगा 1080, है ना. 108 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 1000, तो हमें क्या मिलेगा रुपीज 80. So compound interest for first year, compound interest for 1 year is rupees 80. Now if you want to calculate for 2 years, okay, then so see what would be the you are knowing the formula that compound interest, okay, is principal, okay, into 1 plus rate divided by 100 raised to t minus principal. Okay, so this using this formula we have to calculate for 2 years. Okay, so 1000, okay, 1 plus what is the r 8 divided by 100, okay, time period is of 2 years minus again 1000. What you would be doing now, again 100 1000, you know how, you have to take the LCM. So 100 plus 8 divided by 100 square minus 1000. Okay, so 1000 again 108 divided by 100 square minus 1000. Now see here, this square can be written as 108 into 108 divided by 100 into 100. Can I write this square like this, है ना, minus 1000 minus 1000. Okay, so now you see ये 2 और ये 3 0 के साथ कट हो जाएगा. Now if you multiply 108 into 108, the answer you would be getting is 11664. Okay, and divide it by 10 minus 1000. So it would be 1166.4 minus 1000. So as a result, the answer you would be getting is 166.4. ऐसा लिखोगे तुम बताओ, नहीं ना, ऐसा नहीं लिखना है ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, पॉइंट आ गया. तो अब देखो पॉइंट के लिए पॉइंट के लिए देखो, जैसे हमारा क्या था 1166.4, ओके, माइनस 1000, 0.0 डाल दिया, 46610. समझ आ गया. सो इट इज फॉर 2 years rupees
166.4. Okay, if we check for 3 years, again what is the formula? It is principal into 1 plus r by 100 raised to t minus p. So again for 3 years it would be, see, 1000 into 1 प्लस r क्या है 800. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेस टू 3 माइनस 1000. अंदर का एलसीएम मैंने तुम्हें बताया है. सो 1000 इंटू 108 बाय 100 होल रेस टू 3 माइनस 1000. देखो अभी तुम 1000, अब मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है. मैं 108 इंटू 108 इंटू 108. सिमिलरली डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 1000. ओके, सो हियर यू सी, ये 3 0, ये 2 और 1 इससे कट हो जाएगा. अगर तुम 108 इंटू 108 इंटू 108 करते हो, सो द आंसर यू वुड बी गेटिंग इज 1259712. ये तुम खुद से कर सकते हो ना, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. ठीक है, डिवाइड बाय 1 2 3 3 माइनस 1000. अब तुम डायरेक्ट इसको इससे मत कट कर देना, सब्ट्रैक्शन है. ठीक है, सो 1259712 माइनस 1000 माइनस 1000. सो इट वुड बी 259.712. ये हो गया तुम्हारा रुपीज. सो फॉर 3 years it is rupees. We calculated ना 259.712. Okay, so this is the compound interest. Now if you compare, ठीक है, ये है 1/80. अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का x बाय वाई करें, ठीक है, फॉर सिंपल इंटरेस्ट अगर हम x बाय वाई करते हैं, ठीक है, वेयर x इज द टाइम पीरियड एंड y इज सिंपल इंटरेस्ट, तो 80 1/80. ओके, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं. अच्छा, अब तुम देखो 2 years के लिए, तो वो हो जाएगा 2/160. इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं. 2 1 जा 2 8 जा और ये हो जाएगा 1/80. अगेन 3 years दिया है, डिवाइड बाय 240. सो अगेन 3 1 जा 3 8 जा 24 और ये 0. तो ये देखो 1/80 1/80 1/80 कांस्टेंट है x बाय वाई. तो सिंपल इंटरेस्ट का x बाय वाई इज कांस्टेंट 1/80 1/80 1/80. सो वी कैन से दैट टाइम पीरियड and simple interest are in direct proportion. ओके, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का देखें x बाय वाई, तो वो क्या होगा? देखो 1 year के लिए, ठीक है, x तो टाइम पीरियड लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट y, सो 1/80. ओके, फिर 2 year के लिए, ठीक है, x2 कंपाउंड इंटरेस्ट इज 166.4. तो इसको अगर तुम, ठीक है, डिवाइड करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? 83.2 है ना. सो दिस इज 1 डिवाइड बाय 83.2. इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते. दूसरा देखो 3 years है और कंपाउंड इंटरेस्ट है 259.712. ठीक है, तो इसको करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा 1 डिवाइड बाय 86.57 ऐसा कुछ मिलेगा, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि दीज वैल्यूज आर नॉट कांस्टेंट. क्या ये इससे सेम है? क्या इससे सेम है? नहीं, है ना. सो x एंड y, दैट मीन्स टाइम पीरियड एंड compound interest are not in direct proportion. Okay, so इसमें पूछा है ना कि कौन सा डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा टाइम पीरियड के साथ, सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट. सो यू वुड बी सेइंग सिंपल इंटरेस्ट. ओके, एंड हाउ कम? सो आई हैव मेड यू डू दैट. ओके,
So in the next class we would be starting with solved examples, and then we would be moving with the exercise questions.